सबिया एयरपोर्ट है जिसका कि कहीं इसके पहले एक तरह से ये मृतप्राय था। जी। पिछली बार आपने इंटरव्यू लिया था तो मैंने उसमें बताया था कि इस पेपर को ढूंढने में कि ये संपत्ति किसकी है, भारत सरकार कहती थी कि राज्य सरकार की है, लेकिन हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को पता था, वो कहते थे कि नहीं ये रक्षा मंत्रालय का है, लेकिन पेपर कहीं मिल नहीं रहा था। उस पेपर को ढूंढते ढूंढते 1 साल लग गए, 1.5 साल लग गए। 1.5 साल में वो पेपर कलकत्ता में मिला। हम लोगों का रेल लाइन जो गोपालगंज ज़िले से गुजरती है वो बड़ी लाइन में परिवर्तित हुई थी और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, जिससे मात्र 2 ट्रेन चलती थी। 2 क्या उसको कहिए कि 1 ट्रेन जाती थी, वही एक पैसेंजर ट्रेन आती थी। और दिल्ली एवं अन्य नगरों के लिए जो ट्रेन चलाने की व्यवस्था है उसमें चूँकि एक लंबी दूरी की ट्रेन चलाने के लिए हम लोगों को 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। किसी भी रेलवे स्टेशन पर कम से कम 4 प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक पीठ होनी चाहिए और यार्ड होना चाहिए, जिसकी की कमी हम लोगों के अपने गोपालगंज ज़िले में है। जिस रक्षा मंत्रालय ने उसका सर्वे किया और चिन्हित किया, उसमें करीब 366 एकड़ जमीन अतिक्रमण किया हुआ है और उसमें करीब 1011 लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। तो उनको हटाने की प्रक्रिया की बात हुई कि वो हटे। ठीक है, सबसे पहले जब मैं यहाँ जनप्रतिनिधि बना तो 4 महीने के अंदर मैं गोपालगंज में पासपोर्ट कार्यालय खुलाया। नमस्कार, अभी मैं गोपालगंज में हूँ और गोपालगंज में मेरे साथ बैठे हुए हैं गोपालगंज के लोकसभा के माननीय सदस्य सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी। और इनका कार्यकाल अब पूरा हो चुका है, अब फिर चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। अब पूरे राजनीतिक दल के जो लोग हैं सब लोग चुनावी तैयारी में लग चुके हैं, जो जहां से है वहां से कमर कस के और इस चुनावी महासमर में कूदने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी भी तैयारी कर रहे हैं। इस बार भी गोपालगंज से जनता दल यूनाइटेड अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। यह लगभग तय हो चुका है कि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी जो है मोदी और नीतीश के गठबंधन के उम्मीदवार हैं और जनता के बीच जाएंगे। 5 साल के अपने कार्यों को गिनाते हुए जनता से अपना आशीर्वाद मांगेंगे और जनता के आशीर्वाद के बदौलत पुनः एक बार लोकसभा जाने की तैयारी में लग चुके हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत वंदन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी, आपको और आपकी पूरी टीम को। कह रहे हैं कि 5 साल तो गुजर गया, 5 साल में बहुत जगह बहुत विकास के कार्य हुए, सबिया में पिलरिंग का काम भी प्रारंभ हो गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, जब मैं एक चिकित्सा पदाधिकारी था और डॉक्टर था, उस वक्त मैं जितने तन मन से अपना आम जनता की सेवा की, जनप्रतिनिधि बनने के बाद जब हमारे माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमें यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और हमारी ये गोपालगंज की जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया, तो फिर मैं अपनी पुरानी पेशा को छोड़कर पूरे अपने तन मन से अपने 100% एक डेडिकेशन अपने इस राजनीति को दिया और मैं कोशिश किया कि अपने गोपालगंज ज़िले का विकास करूं और गोपालगंज ज़िले को एक अपने भारत के मानचित्र पर एक विकसित ज़िले के रूप में लाऊं। उसके प्रयास में मैं लगा हुआ हूं और अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी मैंने जारी किया है। जो मैंने किया है, जो काम अभी पाइपलाइन में है, वो सब चीज़ है, सब जनता के सामने कौन में प्रमुख कार्य है सर? ठीक है, सबसे पहले जब मैं यहाँ जनप्रतिनिधि बना तो 4 महीने के अंदर मैं गोपालगंज में पासपोर्ट कार्यालय खुलाया। जी। उसके बाद मीरगंज में आप देखे होंगे, मीरगंज का रोड मैं समझता हूँ कि मैं तो यहाँ 30 साल पूर्ण 32 रूप साल से जर्जर था। 30-32 साल से जर्जर स्थिति में थी। घुटना भर जगह जगह पानी लगा रहता था। उसका रिपेयर नहीं, उसका बिल्कुल पुनर्निर्माण हुआ। चौड़ीकरण हुआ, ऊंचीकरण हुआ, मजबूतीकरण हुआ और दोनों बगल पेवर्स ब्लॉक लगे और दोनों बगल नाले लगे। वैसे ही स्थिति हम लोग की चौराहों से लेके गोपालगंज अम्बेडकर चौक पर इस रोड की थी। इस रोड की भी उसी तरह चौड़ीकरण, ऊंचीकरण, मजबूतीकरण और पेवर्स ब्लॉक और नाले लगे। उसके बाद फिर मेरा एक सपना था कि हम लोगों को यहाँ सबिया एयरपोर्ट है जिसका कि कहीं इसके पहले एक तरह से ये मृतप्राय था। पिछली बार आपने इंटरव्यू लिया था तो मैंने उसमें बताया था कि इस पेपर को ढूंढने में कि ये संपत्ति किसकी है, भारत सरकार कहती थी कि राज्य सरकार की है, लेकिन हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को पता था, वो कहते थे कि नहीं ये रक्षा मंत्रालय का है, लेकिन पेपर कहीं मिल नहीं रहा था। उस पेपर को ढूंढते ढूंढते 1 साल लग गए, 1.5 साल लग गए। 1.5 साल में वो पेपर कलकत्ता में मिला। चूँकि ये 1861 में बना हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी राजधानी
कलकत्ता में थी, इसलिए पेपर वहाँ मिला। फिर भारत सरकार ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये रक्षा मंत्रालय की संपत्ति थी। फिर मैंने उसको प्रयास करके उड़ान योजना में शामिल कराया। उड़ान योजना में शामिल करने के बाद फिर उसमें बहुत सारा ज़मीन अतिक्रमण है, रक्षा मंत्रालय ने उसका सर्वे किया और चिन्हित किया। उसमें करीब करीब 366 एकड़ ज़मीन अतिक्रमण किया हुआ है और उसमें करीब करीब 1011 लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। तो उनको हटाने की प्रक्रिया की बात हुई कि वो हटे, लेकिन तब तक जब पेपर हम लोगों को जो ढूंढने पे मिला कलकत्ता से और कुछ पटना से और कुछ कई जगहों से पेपर भारत सरकार ने उसको रक्षा मंत्रालय ने इकट्ठा किया, तो इसमें 473 एकड़ ज़मीन के पेपर अभी तक मिले हैं। जबकि वो मैंने निकाला था अपने रिसर्च करके कि 571 एकड़ ज़मीन है, लेकिन अभी हमें बताया गया कि भरबली कि वो लगभग 600 एकड़ के आसपास है, लेकिन कागज़ हमें 473 एकड़ के मिले हैं। और उसमें 473 एकड़ में 280 एकड़ को अभी हम लोग चिन्हित करके और रक्षा मंत्रालय द्वारा सीमांकन की रेखा खींचकर, चूँकि 280 एकड़ में एयरपोर्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट फेज में हम लोग चाहते हैं कि एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाए। उसके बाद से बाकी बचे हुए लोगों को सेकेंड फेज में हम लोगों को वहाँ से भारत सरकार अतिक्रमण हटाएगी और उसका विस्तार किया जाएगा। और उसमें जो हमारे भूमिहीन लोग हैं उनको वैकल्पिक दूसरी जगह व्यवस्था की जाएगी, तब उनको वहाँ से विस्थापित किया जाएगा। हाँ, और रही बात कि सीमांकन के बाद चूँकि सरकार के पास थोड़ी सी फंड की कमी थी। आप जानते हैं कि 2 से ढाई साल तक कोरोना रहा। कोरोना से पूरा भारत क्या पूरा विश्व पीड़ित रहा। उसमें भारत की भी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ हुई, पैसे की कमी थी। मैं चाहता था कि सीमांकन हुआ तो उसकी बाउंड्री हो जाए, लेकिन मंत्रालय के पास पैसे की कमी थी, तो मैं अपने मत से तब तक 30 लाख रुपए दिया कि उसकी पिलरिंग कर दी जाए, ताकि ये चिन्हित हो और दिखाई दे कि ये हाँ एयरपोर्ट की ज़मीन है और फर्दर कोई अतिक्रमण नहीं करे। वो पिलरिंग का कार्य चालू हो गया है और उसके परमानेंट बाउंड्री के लिए मैंने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में निवेदन किया हूँ। फाइल बढ़ा हुआ, फाइल अंतिम स्टेज में है। उसका फंड जैसे स्वीकृत हो जाएगा, वहाँ हमें आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द फंड स्वीकृत होगा। जब फंड स्वीकृत हो जाएगा तो वो परमानेंट बाउंड्री भी उसकी होगी। उसके बाद बीडिंग होगा। लास्ट प्रक्रिया वही है कि बीडिंग होगी, उसमें कोई भी एक एयरलाइंस बीडिंग कर देती है तो भारत सरकार उसमें काम लगाना शुरू कर देगी। ये अंतिम प्रक्रिया बची हुई है। और कौन उसके बाद मैंने यहाँ रेल परिवहन में आइए, जब मैं यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, तो ये हम लोगों का रेल लाइन जो गोपालगंज ज़िले से गुजरती है वो बड़ी लाइन में परिवर्तित हुई थी और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, जिससे मात्र 2 ट्रेन चलती थी। 2 क्या उसको कहिए कि 1 ट्रेन जाती थी, वही एक पैसेंजर ट्रेन आती थी, बाकी कोई ट्रेन नहीं थी। तो मैंने भारत सरकार से निवेदन करके अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से दिशा निर्देश लेकर उनके प्रयास से, उनके मदद से मंत्रालय से मैंने 3 ट्रेन स्वीकृत कराई, एक एक करके। एक ट्रेन जो चली वो गोरखपुर से लेकर पाटलिपुत्र पटना तक चली। एक ट्रेन चली जो छपरा से लेकर लखनऊ तक चली। और एक तीसरी ट्रेन मैं देखता था जब यहाँ सदर अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में था, तो अंबेडकर चौक पे बहुत सारे लोग हमारे ज़िले के बस के इंतज़ार में खड़े रहते थे टाटा जाने के लिए, क्योंकि वहाँ नौकरी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग करते हैं। तो वो भी कहीं मेरे मन में था उस तरह का कि कोई ना कोई इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ट्रेन उसके लिए थावे से टाटा ट्रेन एक दूसरे छपरा से उसको खींच के थावे तक लाया गया। थावे से टाटा वो ट्रेन चल रही है। आजकल उस ट्रेन से हमारे गोपालगंज की जनता देवघर में पूजा करने भी जाती है। टाटा जिनको नौकरी करना है वो भी जाते हैं, वो आसानी हो गई है। और उसके अलावा दिल्ली के लिए और अन्य महानगरों के लिए ट्रेन की डिमांड मैं लगातार कर रहा हूँ। अयोध्या के लिए कोई ट्रेन चली कि नहीं चली? अयोध्या के लिए मैंने डिमांड किया है, गुजरात के लिए डिमांड किया है, गुजरात में सूरत के लिए डिमांड किया है, बनारस के लिए डिमांड किया है, चूँकि बनारस शिक्षण संस्थान भी है, बनारस मेडिकल कॉलेज भी है और बनारस पूजा की आस्था की जगह भी है। वहाँ भी वो ट्रेन हमारे रेलवे बोर्ड में पहुँच चुका है और वहाँ स्वीकृति मिलने के बाद वो ट्रेन हमें मिल जाएगी, मिलने की पूरी संभावना है।
और दिल्ली एवं अन्य नगरों के लिए जो ट्रेन चलाने की व्यवस्था है उसमें चूँकि एक लंबी दूरी की ट्रेन चलाने के लिए हम लोगों को 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। किसी भी रेलवे स्टेशन पर कम से कम 4 प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक पीठ होनी चाहिए और यार्ड होना चाहिए, जिसकी की कमी हम लोगों के अपने गोपालगंज ज़िले में है, जिसके चलते वो ट्रेन नहीं मिल रही है। तब तक मैं ये प्रयास में हूँ कि जो ट्रेन मेन लाइन से चल रही है, छपरा सिवान होते हुए गोरखपुर होते हुए जो दिल्ली जाती है, उसमें से कोई 1 या 2 ट्रेन छपरा से डाइवर्ट करके गोपालगंज, थावे, गोरखपुर होते हुए दिल्ली को लाई जाए। उसके प्रयास में मैं हूँ कि कोई ना कोई एक ट्रेन मिले।